देवियम सज्जनों, वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का अब उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा। Ladies and gentlemen, Vice Admiral Narayan Prasad, Chairman and Managing Director, Mumbai Dock Shipbuilders Limited, will now address the gathering. Thank you. Honorable Raksha Mantri ji, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, CDS and Secretary DMA, General Anil Chauhan, Admiral R. Harikumar, Chief of the Naval Staff, Honorable Member of the Lok Sabha, Shri Arvind Sawant ji, Vice Admiral A.B. Singh, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Controller of Warship Production and Acquisition, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, Lieutenant General H.S. Kalon, GOC, MGN Goa Area, Vice Admiral K. Swaminathan, Chief of Staff, Headquarters, Western Naval Command, former Chief of the Naval Staff, the Commanding in Chief, and the Chief of Material, and the CWPAs, and the senior naval officers, flag officers, senior officers from the Ministry of Defense, former CMDs, former and current directors, independent directors, and CVO of Mormugao Dock Shipbuilders Limited, captains of the Indian and foreign industries, formidable crew of Mormugao, brilliantly led by the commanding officer, Captain Kapil Bhatia, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very, very vibrant good morning to you. Shubh Prabhat, Namaskar. It's indeed a matter of distinct honor, pride, and privilege for me to accord a warm welcome to Honorable Raksha Mantri ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Mormugao, the second ship of the Project 15 Bravo guided missile destroyer. INS Mormugao का कमिश्निंग हमारे ग्लोरियस मैरीटाइम हेरिटेज एवं शानदार शिप बिल्डिंग की परंपरा का जीवंत उदाहरण है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के फॉलो ऑन जहाज होने के साथ साथ मोरमुगाओ हमारे डीपीएसयू शिपयार्ड के इंडिजिनस डिजाइन और बिल्ड कैपेबिलिटी का एक साक्षात गवाह है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के पहले विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम जैसा ही यह जहाज भी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसकी साइज, मारक क्षमता, मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटीज तथा इसके निर्माण के हर स्टेज में क्वालिटी सर्टिफिकेशन का होना इसे एक वर्ल्ड क्लास शिप बनाता है। इसके निर्माण में कई तरह की नई डिजाइन फीचर्स इस्तेमाल की गई है जिससे इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जैसे कि सर्वाइबिलिटी, स्टेल्थ, सी कीपिंग, शिप हैंडलिंग एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर्स में कई गुना इजाफा हुआ है। द शिप बोasts of a very high level of automation with sophisticated digital network such as gigabyte Ethernet based data network, combat management system, GB backbone, automatic power management system, integrated platform management system and an integrated bridge system. मुझे इस बात की पूरी तसल्ली है कि यह जहाज भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा जो आजकल आईओआर के आसपास उभरते हुए सिक्योरिटी कैलकुलस के लिए बेहद जरूरी है। आज हमारे भारतवर्ष में वो सारी गुणवत्ता एवं काबिलियत मौजूद है जो हमें वारशिप बिल्डिंग सुपर पावर बना सकती है। हमारे पास भारतीय नौसेना का सक्षम वारशिप डिजाइन ब्यूरो है एवं जहाज निर्माण की बेहतरीन अनुभव भी है। देश में डिजाइन एवं निर्माण करने का एक एडवांटेज है जो ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी
ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करने में कारगर सिद्ध होगी। सी ट्रेड में ग्रोथ तथा साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक सी लेन्स की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह भी काफी मायने रखता है। इस जहाज को बनाने में 101 महीने लगे हैं, जिसमें लॉकडाउन पीरियड और कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र खासकर मुंबई के रेस्ट्रिक्शन भी शामिल है। यह कंप्लीशन टाइम इस श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से 5 महीने कम है। अगर हम कंप्लीशन टाइम की तुलना प्रोजेक्ट 15 अल्फा क्लास के अंतिम जहाज से करें तो यह 26 महीने कम है। पर मैं अपने आप को आत्म प्रशंसा से दूर रखते हुए इस बात से आशान्वित हूं कि शिपयार्ड एवं भारतीय नौसेना मिलकर कंस्ट्रक्शन पीरियड को कम करने की दिशा में और कठोर परिश्रम करेंगे तथा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर जल्दी ही पहुंचेंगे। अगर मैं भारतीय नौसेना के संदर्भ में बात करूं, इस बात पर हमें गौरव महसूस होगा कि यह जहाज अभी तक एमडीएल द्वारा सुपुर्द गए जहाजों में सबसे ज्यादा कॉम्बैट एंड मिशन रेडी है। जैसा मैंने पहले ही बताया है, इस जहाज के लगभग सारे इलेक्ट्रिकल एंड वेपन इक्विपमेंट एलआर सैम एंड एमएफ स्टार को छोड़कर इसके सारे हेड्स पूरे कर दिए गए हैं एंड दीज आर आल्सो एट अ वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन व्हिच विल बी अ सिंगुलर अचीवमेंट। जहां तक सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स सेट्स की बात करें तो ये ब्रह्मोस, आईआरएल, आईटीटीएल, कवच एंड एसआरजीए के लिए पूरे कर लिए गए हैं। बाकी के इक्विपमेंट के सारे एक्टिविटीज अगले 3 से 6 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। अतः इस जहाज का फ्लीट इंटीग्रेशन काफी तेज से होने की संभावना है। हम इस बात से अवगत हैं कुछ ही दिनों के पश्चात हम 5वें स्कॉर्पियन सबमरीन जो प्रोजेक्ट P75 के अंतर्गत निर्माणाधीन है की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इस सबमरीन के भी वेपन्स एंड सेंसर पूरी तरफ से प्रूफ कर लिए गए हैं। कोविड-19 के कारण हमें अपने कार्य करने में काफी बाधाएं आई, पर एमडीएल ने भरपूर कोशिश कर उन सभी बाधाओं को पार किया है तथा हमने 1 साल में 4 वेसल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 1 सबमरीन, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट एवं 1 डिस्ट्रॉयर सम्मिलित हैं। इसके अलावा हम 1 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन इसी साल भारतीय नौसेना को सुपुर्द करने जा रहे हैं एवं करने की पूरी आशंका की संभावना है। मेरे ख्याल से यह ग्लोबल लेवल परफॉर्मेंस का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह सब हमने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है। इस उत्साह के माहौल में मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस जहाज के निर्माण में योगदान दिया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, ज्वाइंट सेक्रेटरी नेवल सिस्टम and Indian Navy, the Chief of the Naval Staff, the Commanding in Chief Western Naval Command, Vice Chief CWPA, DG Warship Design Bureau, CSO Tech Headquarters Western Naval Command, SG Mumbai, WPS Mumbai, DG NATA एवं विभिन्न ट्रायल्स टीम एंड शिप स्टाफ का उनके मार्गदर्शन, सक्रिय योगदान एवं सहयोग के लिए आभारी हूं। इन सब के बिना इस जहाज का निर्माण संभव नहीं था। एमडीएल के सीएमडी के रूप में मैं यहां मौजूद अतिथियों एवं भव्य सभा और भारतीय नौसेना को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमडीएल वेपन्स एंड सेंसर इंटेंसिव कैपिटल वॉरशिप बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और भी मजबूत करेगा। वी आर ऑल्सो कमिटेड टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू एक्सपोर्ट सम ऑफ द स्केल डाउन वर्जन्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स टू डेवलप इकोनॉमीज that would form formidable force for their maritime defense. I would like to thank the Honorable Raksha Mantri ji, Sri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of Goa, the Honorable Chief Minister of Goa, CDS and Secretary DMA and Chief of the Naval Staff for taking out time for their hectic schedule to be with us on this momentous occasion. And I am quite sure this will be the biggest motivating factor for both the ship's crew and the MDL in quest of excellence. As I draw my address to close on this momentous occasion of commissioning of INS Mormugao, I wish the Indian Navy, the ship's crew who have been privileged and destined to serve on board a very enriching stint in the maritime defense of our nation, with fair winds, following seas, fathoms beneath your keel. May you touch glories all the time, hit first
hit hard and keep hitting. Thank you very much. Jai Hind, Shano Varna. देवियों एवं सज्जनों, एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना अध्यक्ष का उपस्थित जनसमूह को अब संबोधन होगा। Ladies and gentlemen, Admiral R. Harikumar, Chief of the Naval Staff, will now address the gathering. Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji, Shri P.S. Sridharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa, Shri Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa, General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Vice Admiral A.B. Singh, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Narayan Prasad, Chairman and Managing Director, Masagan Dock Limited, Honorable Members of Parliament, veteran flag officers, former Chief of Naval Staff, Captain Kapil Bhatia, Commanding Officer, INS Mormugao, flag officers, distinguished guests, officers, members of the media, senior sailors, junior sailors, ladies and gentlemen, good morning to all of you. It's an honor and privilege for me to accord a very warm welcome to the Honorable Raksha Mantri ji and our other distinguished guests, and thank them for sparing the valuable time for being here with us this morning for the commissioning of Indian naval ship Mormugao. Today is yet another milestone in the history of indigenous warship building as we commission the destroyer Mormugao, particularly when our sister ship Visakhapatnam was inducted into the Indian Navy in just over a year ago. This achievement is indicative of the large strides we have taken in warship design and building capability over the last decade. The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. INS Mormugao, the second of Project 15 Bravo class stealth guided missile destroyers, is named after the iconic port city of Mormugao, a city of rich maritime heritage. Blessed with a deep natural harbor, Mormugao Port is one of the oldest ports in India and has contributed immensely to the growth of maritime trade in India. The port is also a part of the Sagar Mala initiative of the Government of India, aimed to evolve port-led development of our country and drive economic activity in the coastal areas. The city holds a very dear place in the hearts of naval personnel, being co-located with the Goa Naval Area, the home of Indian naval aviation. It is also thus apt that Mormugao is being commissioned on the eve of Goa Liberation Day, considering the significant role that the Indian Navy played in the joint operation along with the Indian Army. On being commissioned today, INS Mormugao, with her multi-dimensional combat capability, will form part of the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy. The ship is a true illustration of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative, as it boasts 75% indigenous content. It reinforces our commitment to supporting India's transformation into a global shipbuilding hub. And supporting us in this endeavor of Atmanirbharta is Masagan Dock Shipbuilders Limited, a close and valued partner for the Indian Navy. The shipyard has played a significant role in our transition from a buyer's navy to a builder's navy. And on this occasion, I would like to congratulate the CMD, his staff, and particularly all workers of MDL, the Director General, Warship Design Bureau, Warship Production Superintendent, and their teams for a commendable effort in achieving this milestone. Finally,
I compliment the commanding officer and his team of officers and sailors for their sustained effort and perseverance during trials and acceptance of this mighty warship. I am sure that you will carry forward the same momentum in training and preparing for future operational deployments. As the commissioning crew of this complex and state-of-the-art indigenously built destroyer, you are bestowed with a rare privilege and a unique responsibility, which I am sanguine that all of you will hold true in due earnest. So do your duty and do it well. May all who will sail on Mormugao keep the core values of the Indian Navy, duty, honor, and courage at the heart of your efforts. I wish the ship good luck, fair winds, following seas, and success in every endeavor. I thank the Honorable Raksha Mantri Ji, Honorable Governor of Goa, and the Honorable Chief Minister of Goa once again for gracing this historic occasion on the eve of Goa Liberation Day, when the destroyer INS Mormugao is being commissioned. Jai Hind, Shano Varan. Ladies and gentlemen, the ship's commissioning color guard with Lieutenant Pavan Punana as the officer of the guard will march onto the helicopter deck and take post towards the aft edge of the hello deck for the color ceremony. देवियम सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, युद्धपोत का निशान गारद जत्था लेफ्टिनेंट पवन पुनाना के नेतृत्व में जहाज के हवाई सतह पर आज के निशान समारोह के लिए मार्च करते हुए आ रहा है। Ladies and gentlemen, the commanding officer designate Captain Kapil Bhatia, Visis Seva Medal, will now read out the commissioning warrant. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव के होने वाले कमान अधिकारी कैप्टन कपिल भाटिया विशिष्ट सेवा मेडल अब कमिश्निंग वारंट को पढ़ेंगे। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Mormugao be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 18th day of December 2022 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian naval ship Mormugao will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 18th day of December 2022, signed R. Hari Kumar, Admiral, Chief of the Naval Staff. May I now request all dignitaries to take post for the colors ceremony. देवियम सज्जनों, अब मैं गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि निशान समारोह के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। In a few minutes, we will witness the commissioning ceremony. At colors, the guard will present the Rashtriya salute, which will be followed by the hoisting of the national flag on the flagstaff in the forward
and simultaneous hoisting of the naval ensign on the ensign staff in the aft. The naval band will play the national anthem during the hoisting of the flag and the ensign. Along with last bars of the national anthem, the commissioning pennant will be hoisted on the mast, and Yard 12705 will be inducted in the Indian Navy as INS Mormugao. On the announcement of 1 minute for colors, I would request all of you to please rise and face the ship for the colors ceremony. During colors, personnel in uniform are to salute. देवियों एवं सज्जनों, निशान के लिए 1 मिनट की उद्घोषणा के साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि युद्धपोत की तरफ देखते हुए निशान समारोह के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वर्दी में उपस्थित जन सलामी देंगे। Ladies and gentlemen, the color ceremony will start now. देवियों सज्जनों, अब से कुछ ही देर में निशान समारोह शुरू होगा। देवियों सज्जनों, गर्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत है भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव। May I request all guests to please take your seats. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, जो युद्धपोत सागर में कूदा, देश का मान बचाने को, जगती का है प्यार उसी को, जीने का अधिकार उसी को।
Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to kindly address the gathering. देवियों एवं सज्जनों, अब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा। Honorable Governor Goa, Sri P.S. Sridharan, Chief Minister of Goa, Sri Pramod Shawan, Chief of Defence Staff, Sri General Anil Chauhan, Admiral R. Kumar, Chief of Naval Staff, Vice Admiral A.V. Singh, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Vice Admiral Narayan Prasad, CMD, MDL, officers and crew of Mormugao, अन्य विशिष्ट अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द बर्ड वार्षिक INS मोरमुगाओ की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। INS मोरमुगाओ की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापट्टनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, INS मोरमुगाओ की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है। उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है। मोरमुगाओ का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है। समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगाओ फोर्ट हो, मोरमुगाओ पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पुर्तगाली वायसराय को मोरमुगाओ में अपना नया केंद्र बनाने को मजबूर किया, पर कुछ वर्षों बाद 18वीं सेंचुरी में मराठों ने फिर अपना दम दिखाया और मोरमुगाओ को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, एक पोर्ट के रूप में भी मोरमुगाओ ने भारत के मैरीटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। INS मोरमुगाओ भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से INS मोरमुगाओ की लॉन्चिंग हुई थी। साथियों, यह INS मोरमुगाओ वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स,
स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एमडीएसएल द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज जब भी एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजीन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। किसी शिप या बोट को मैं मानव की कल्पना, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में इसे देखता हूं। इसी तरह आईएनएस मोरमुगांव को मैं हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट की कल्पना, महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में देखता हूं। यह इंडियन नेवी और एमडीएसएल समेत पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। साथियों, हमारा देश भारत के तीन तरफ विद्यमान समुद्र हमारे लिए किसी वरदान से यह कम नहीं है। इसकी लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। प्राचीन काल से ही समुद्र ने हमारे देश को अनेक प्रकार से समृद्ध करने का कार्य किया है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। पूर्व में ज्ञान, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में अगर भारत का नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात था तो उसके पीछे समुद्र का एक बहुत बड़ा कारण था। सी रूट्स के माध्यम से अरब, सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। इंडियन ओशन के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। कहने का अर्थ, दुनिया के साथ भारत के संबंध और उसके प्रभाव के पीछे समुद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ मैं एक बात और आप लोगों से के समक्ष रखना चाहूंगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र और पुराण हमारी संस्कृति के अहम अंग हैं, पर कुछ लोग जिनकी पुराणों में आस्था नहीं है, वे पौराणिक कथाओं को महज कल्पना भर मानकर उसका अवमूल्यन करते रहते हैं। उनका मानना होता है कि पुराणों का सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता है और पुराण आदि मनुष्य की अपनी बुद्धि की उपज हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। पर मेरी इस विषय को लेकर एक अलग मान्यता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज कल्पना है भी तो भी वह बिना किसी सत्यता के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। साथियों, मनुष्य जो भी प्रकृति में देखता है, आसपास देखता है, उसी को अपनी कल्पना से नया रूप दे सकता है। उससे अलग कुछ सोचने की क्षमता मनुष्य के बस की बात नहीं है। वह जो भी कल्पना करेगा
उसमें सत्य कहीं ना कहीं जरूर विद्यमान होगा और मनुष्य सत्य की नकल भर कर सकता है। उदाहरण के लिए मानव ने प्रकृति में दूध देखा, मिल्क की मैं बात कर रहा हूं, मानव ने प्रकृति में दूध देखा और प्रकृति में ही नदी देखी तो उसने दूध की नदी की कल्पना कर ली। मानव ने पेड़ों की छाल और पत्ते देखे और वस्त्र की कल्पना कर ली, कालांतर में उसे साकार भी किया गया। होब्स भी कुछ यही कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति में जो भी देखता है उसकी छाप मनुष्य के मस्तिष्क पर अनिवार्य रूप से पड़ती ही है और आगे चलकर उसके विचारों और कल्पनाओं का हिस्सा भी बनती है। कहने का मतलब, अगर हमारे पुराण आदि कल्पना मात्र हैं भी तो भी उनके पीछे सत्यता है, इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है और वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आप लोगों के सामने मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि समुद्र की महत्ता हमारे पुराणों में भी बड़े स्तर पर दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसी कथा हो जिसमें समुद्र का उल्लेख न हो। कहीं भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन का वर्णन मिलता है, कहीं दानवों के अत्याचार से पृथ्वी गाय का रूप धारण कर समुद्र में शरण लेती दिखाई देती है। रामायण की कथा में समुद्र की भूमिका से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कहने का अर्थ यह है कि लगभग हर कथा में समुद्र किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, पर मैं यहां जिसका जिक्र करना चाहता हूं वह है समुद्र मंथन की कथा। हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है जिसमें 14 रत्न निकलते हैं। उनमें देवी लक्ष्मी एक प्रमुख रत्न के रूप में मान्य हैं। उन्हें भारतीय परंपरा में धन धान्य संपदा और समृद्धि की देवी माना गया है, इसलिए समुद्र संपदा और समृद्धि के जनक हुए। ऐसे में आप लोग जो हमारे समुद्री तट के साथ साथ समुद्री क्षेत्र की भी रक्षा करते हैं, प्रकारांतर से हमारे धन धान्य संपदा और सुख समृद्धि की भी रक्षा करते हैं। आप लोग देश को न केवल दुश्मनों से बचाते हैं बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बराबर आप अपना योगदान करते हैं। इसके लिए हमारी नौसेना समस्त देशवासियों की तरफ से अभिनंदन की पात्र है और मैं स्वयं ही अपने नौसेना के सभी अधिकारी और जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आए दिन सवेरे अखबार में भारत की नई नई अचीवमेंट्स, नई नई उपलब्धियां देखते हैं। उन उपलब्धियों को देखकर हमें बड़ा गर्व होता है। कभी यह उपलब्धि इकोनॉमी के क्षेत्र में होती है तो कभी राजनीतिक क्षेत्र में, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कभी दुनिया में बढ़ती हुई हमारे ताकत के बारे में। उदाहरण के लिए हाल ही में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गई है और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े एजेंसियों ने कहा है इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह विश्वास भी व्यक्त किया है। इसके पहले कोविड संकट के दौरान भी महामारी से निपटने में भारत की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की जो भूमिका रही है, भारत का जो प्रयास रहा है, उसकी सराहना की थी। हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी हमारे लिए निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। कहने का मतलब, दिन ब दिन हम जो भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उसके पीछे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारतीयों की बढ़ती हुई आकांक्षा और देशवासियों की मेहनत और संकल्प है। पर इसके पीछे जो सबसे प्रमुख चीज है और जिस पर आमतौर पर आम जन का ध्यान नहीं जाता है, वह हमारे देश की सीमाओं और तटों की मजबूत सुरक्षा। हमारे सेनाओं की तत्परता और मुस्तैदी के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था खाने में नमक की भांति है। खाना जब अच्छा होता है तब हमारा ध्यान नमक पर नहीं जाता है, पर नमक कहीं कम हो गया तब जरूर हमारा ध्यान यदि किसी चीज पर जाता है तो वह नमक पर चला जाता है। हालांकि हमारी सेनाओं का शौर्य ऐसा है कि आज तक कभी देशवासियों को सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज हमारा देश लगातार जो नई नई अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था एक अहम कारण है और उसे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। साथियों,
इस तेजी से बदलती दुनिया में अपने आप को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना हमारी यह सबसे बड़ी जरूरत है। इस बात पर मैंने हमेशा बल दिया है और आज भी यह बात कह रहा हूं। समय के साथ देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध लगातार बदल रहे हैं। पहले कोविड की, फिर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन की स्थिति से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाहिर है इनका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग से गुजर रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी राष्ट्रों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। खासकर भारत के लिए तो यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, देवियों व सज्जनों, जैसा कि मैंने अभी कहा, आज हमारा देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारा देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ हमारे बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट साइन हो रहे हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी भारत की छवि लगातार बढ़ रही है। यह सभी वर्तमान और समृद्ध भविष्य के भारत की तस्वीर को हमारे सामने रखते हैं। हमारी बढ़ती इकोनॉमी का सीधा अर्थ है लगातार बढ़ता हुआ ट्रेड, जिसमें से अधिकांश सी रूट्स के माध्यम से ही होता है। यानी हमारा देश उन देशों में से एक है जिनका इंटरेस्ट इंडियन ओशन से सीधे जुड़ा हुआ है। इस रीजन का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इसकी सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन भली भांति कर रही है। इसलिए मैं पुनः अपनी तरफ से इंडियन नेवी को हार्दिक बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, आज अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की ताकत बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल के आ रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मैं मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड को भी अपनी विशेष बधाई देता हूं। जहाजों से हमारा बड़ा पुराना नाता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में बारिश के पानी में कागज की कश्ती न चलाई हो। जिसके पास पेपर बोट बनाने की टेक्नोलॉजी होती थी, वह बच्चा अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ और समृद्ध, ज्यादा कुशल समझा जाता था। पर आज जब मैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को अत्यधिक टेक्नोलॉजी के साथ निरंतर नई नई शिप्स का निर्माण करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे आपकी श्रेष्ठता, ज्ञान विज्ञान की समृद्धि पर निश्चित ही मुझे बेहद गर्व है। मैं पुनः एमडीएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे बीच एमडीएसएल के सीएमडी वाइस एडमिरल नारायण प्रताप और अदर एग्जीक्यूटिव्स एंड इंजीनियर्स एंड अदर पर्सनल को जो भी यहां मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। पुनः मैं आप सबसे भी अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। वैश्विक सुरक्षा कारणों के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री पावर आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री साजो सामान की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आज हमारे पास पूरा अवसर है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें और देश के इंडिजिनस शिप बिल्डिंग हब बनाने की ओर देश को हम आगे बढ़ाएं। यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। साथियों, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने ऐसी नीतियां जारी की हैं जो हमारी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में मदद करें। आप अपनी और अधिक गति से आगे आएं और हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड आदि की जरूरतों को पूरा करते हुए अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ें। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, मैं यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, will now unveil the ship's flag. All other guests are requested to remain seated. देवियों सज्जनों, रक्षा मंत्री महोदय अब भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव के नाम पट्ट का अनावरण करेंगे। बाकी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव का और उन सभी कर्मियों का जिनके अथक परिश्रम के बदौलत आज ये संभव हो पाया। Ladies and gentlemen, the chief guest will now proceed for a walk around of the ship, followed by photography and memento exchange on forecastle. देवियों सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय अब युद्धपोत के भ्रमण के लिए निकलेंगे। तत्पश्चात युद्धपोत के फोक्सल पर स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान होगा और सामूहिक छाया चित्र लिया जाएगा।